नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर से अपन एप्लीकेशन कर रहे हैं, हालांकि उसके पहले लेक्चर से ही कर रहे हैं। एप्लीकेशन किस बात की कि अपने को एक टास्क दे देते हैं और उस टास्क में अपन से प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछते हैं। अगर बंद परिपथ है तो स्वाभाविक रूप से प्रेरित धारा भी पूछी जाएगी, है ना। धारा सदैव बंद परिपथ में ही उत्पन्न होती, खुले परिपथ में नहीं, चाहे वो प्रेरित धारा हो चाहे वो आरोपित धारा हो। तो ये बात आपको पहले से याद होनी चाहिए, नहीं है तो आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में भी होता है, बंद में भी होता है, लेकिन धारा बंद में ही हो सकती, खुले परिपथ में धारा नहीं होती। ठीक है साहब। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की हमने एक टास्क तो की जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक छड़ की रैखिक गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये सबसे पहली टास्क की थी अपन ने, जिसमें अपन ने प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर VBL बताया था। और इस समय अपन ने ये भी समझा दिया था कि ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें छड़ के चलने से विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, जैसे B पैरेलल V, जैसे B पैरेलल L, जैसे V पैरेलल L। ये सभी वो स्थितियां हैं जिनमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता। इसके अलावा जो स्थितियां उनमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जो अपन ने स्टडी किया है। इसके बाद अपन ने छड़ की नियत कोणीय वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना की। वो हमने की E बराबर ½ ओमेगा BL स्क्वायर, जिसे हमने दूसरे रूप में बाप से भी दिखाया है ना। ये चालक छड़ की नियत कोणीय वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके बाद अपन ने एक टास्क किया जिसमें चालक चकती चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चल रही है, उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल में L की जगह कैपिटल R का यूज किया। फिर जो हमने पिछले में लास्ट लेक्चर किया, पिछला अपना लेक्चर थोड़ा लंबा भी चला गया, उसकी वजह से लास्ट लेक्चर में अपन ने असमान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और ऊर्जा संरक्षण यानी लेंज के नियम को भी अपन ने प्रूव किया है। अब एक एप्लीकेशन हो रहे प्रेरित विद्युत वाहक बल की, चैप्टर तो भी चलेगा, फिर उसके बाद टॉपिक टर्न ले लेंगे, है ना। तो अपन पहले वो एक एप्लीकेशन और कर लेते हैं, यानी एक टास्क और कर लेते हैं, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बताएंगे अपन कैलकुलेट करके, है ना। उसके बाद फिर अपन बुक्स के न्यूमेरिकल ले लेंगे, एनसीईआरटी वाले। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा तो नहीं, फिर भी अपन एक्सटेज में लेंगे, पहले बुक वाले कवर करेंगे, है ना। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल में कुछ चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जाती है चित्र वाइज, तो चित्र वाइज भी मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा जब स्वप्रेरक तत्व तो आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे। तो फिलहाल प्रेरित विद्युत वाहक बल वाला एक टॉपिक और है, उसको करते हैं, फिर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। अब की बार सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप की नियत कोणीय वेग से कोणीय वेग से घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की अंतिम टास्क ले रहे हैं, टॉपिक फिर
और भी तरह तरह के टॉपिक हैं, पर प्रेरित विद्युत वाहक बल वाली ये अपने सिलेबस के अंदर एक टास्क और है, ठीक है साहब, जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना है। तो अधिकांशतः अपन ने इस चैप्टर में जितनी भी टास्क थी एक को छोड़कर सब में चुंबकीय क्षेत्र एक समान ही था। इसमें आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में घुमा रहे हैं। मैं चित्र से आपको बात समझा देता हूं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया सब, है ना। अब देखो कोई मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, तो चित्र की सिमेट्री के लिए मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया एन से एस की तरफ, कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है ना। अब ये अक्ष जिसके पारित है आयताकार लूप को घुमाया जाएगा। आयताकार लूप दूसरे कलर का बना देता हूं। यह आयताकार लूप है ना, यह आयताकार लूप। थोड़ा एक मिनट, ये भुजा थोड़ी बड़ी हो गई। इसमें क्या है, भुजा एक मिटारो तो पूरी ही मिटती है। डिजिटल बोर्ड्स के कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी है। इसमें मिटाना इतना आसान नहीं होता जितना अपन सोचते हैं। ये सब इसकी चौड़ाई अपन ने 20 से दर्शा दी, पहले भी दिखाया अपन ने, और इसकी लंबाई अपन ने L से दर्शा दी। इसको नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाएंगे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में, ठीक है सब। नियत कोणीय वेग ओमेगा से आप इस आयताकार लूप को घुमा रहे हैं। फेरों की संख्या इसमें अपन मान लेते हैं कैपिटल N। तो पहले जो पैरामीटर्स हैं उनकी बात कर लें। कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, लंबाई इसकी L है, चौड़ाई इसकी B है। इससे नियत कोणीय वेग ओमेगा से चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B के लंबवत तल में, आप ये भी ध्यान रखना सिचुएशन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में घुमाया जा रहा है। किसी क्षण कोई मोमेंट पर, किसी क्षण अपन स्मॉल t बोल दें, चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण थीटा हो तो सब कोण थीटा हो तो ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय, इसलिए थीटा बराबर ओमेगा टी। अब देखो यहां से एक हिंट मिल जाता है, अगर अपन देखें ना, थीटा एंगल है ना, एंगल में आ गया टी वेरिएबल है। तो आप कई चीजों को बहुत पहले समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको समझने के लिए कोई बहुत बड़ी तकनीक की जरूरत है। मैंने भी सबसे पहले थीटा को हाईलाइट क्यों किया, थीटा को हाईलाइट करते ही पता पड़ गया कि थीटा यानी एंगल में कौन प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है। अगर टी यानी टाइम कोण के अंदर बैठा हुआ हो, जो कांस्टेंट रहता ही नहीं हो, टी कभी कांस्टेंट नहीं होता, तो स्वाभाविक है एंगल कंटिन्यू चेंज होगा। और जब एंगल कंटिन्यू चेंज होगा तो फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होगा। और फेराडे कहते हैं फ्लक्स में अगर परिवर्तन है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। फेराडे का द्वितीय नियम यही है। तो कहने का मतलब अपन जब ऐसा लिख चुकते हैं, ऐसा लिख चुकते ही अपने को हिंट मिल जाता है ना। तो सब कुंडली के एन फेरों से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, है ना। तो सब शॉर्ट में लिख देता हूं, थ्योरी थोड़ी बहुत जरूरी है, इसलिए कुंडली के एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब इसमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं है ना। फाई इज इक्वल टू
एक फेरे के लिए तो आप बोलेंगे बी डॉट ए, और क्योंकि फेरों की संख्या n है तो आप बोलेंगे n इंटू बी डॉट ए। इतना हो गया है ना। यानी सीधी सीधी बात है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा, और थीटा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। यानी फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब साहब आप खुद देख लो, फ्लक्स निरंतर परिवर्तित होगा या नहीं, आप बता दो मेरे को। थीटा कहां पर है, कोस के साथ है, टी बदलेगा, ओमेगा टी बदलेगा, यानी कोण बदलेगा, और कोण बदलेगा तो कोस थीटा के मान में निरंतर परिवर्तन होगा, और कोस थीटा बदला तो फ्लक्स निरंतर चेंज हो रहा है। तो इस टास्क में अपने को कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है, वो साफ में है, सामने दिख रहा है कि समय टाइम बिंग यानी समय के परिवर्तन से फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। डायरेक्ट फेराडे का नियम लगाना है, क्योंकि फेराडे का प्रथम नियम यही कहता है कि जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। यहाँ तो नॉन स्टॉप चेंज हो ही रहा है ना, क्लियर है ना। तो सब अब आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लेना चाहिए, किससे, फेराडे के नियम से, है ना। तो सब अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल फेराडे के नियम से, है ना, फेराडे के नियम से, ठीक है। मैं इसमें लिख रहा हूं तो एक बात आपको बता देता हूं मैं, है ना, ये इसमें हर चीज में इसलिए लिख रहा हूं कि ये एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सीधा भी सिंपल टॉपिक भी है और एग्जाम में से पूछा भी जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि इसमें हर चीज में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो देख रहे हो एकेडमिक वाले हैं, कम बच्चे कंपटीशन वाले हैं। इम्पोर्टेंट तो दोनों के लिए ही हैं, लेकिन अब एकेडमिक वाले बच्चों को तो अंक चाहिए, तो वो ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के जाएं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल सिंपल है। और टास्क में तो आपको थोड़ा अलग से दिमाग लगाना पड़े, बाकी इसमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी ना सब। तो सब फेराडे के नियम से E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू 2 से रख दो, तो यहाँ 2 से रख देते हैं, 2 से E इज इक्वल टू माइनस डी डी टी, फाई का मान रख दीजिए एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए कॉन्स्टेंट है, एन बी ए को बाहर निकालो, है ना, ई बराबर एन बी ए, ये तो कांस्टेंट है। अब आपको उकलन करना कोस ओमेगा टी का। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो जानते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी वाले बच्चों को समझा दूं, ये फलन का फलन है, तो फलन के फलन में पहले आपको उकलन करना पड़ेगा कोस का, तो कोस का होगा साहब माइनस साइन ओमेगा टी, है ना, कोस का। फिर करना पड़ेगा ओमेगा टी का, ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा। टी के रेस्पेक्ट में टी का खुद का 1 हो गया, यानी ये माइनस चिन्ह यहाँ पे था, ये माइनस चिन्ह लगा, है ना, क्लियर। 1 माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है साहब। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आया, है ना। और अपन जानते हैं
साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी या साइन थीटा और कोस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1, है ना। अगर मैं इसको 1 रख दूंगा तो स्वाभाविक है प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान आ जाएगा। तो सब E मैक्सिमम, इसको इक्वेशन नंबर दे दे अपन, है ना। इक्वेशन नंबर अपन पहले कितनी देते हुए हैं, एक मिनट देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 तक अपन दे चुके हैं ना, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। इक्वेशन 3, ई मैक्सिमम कितना होगा साहब? एन बी ए ओमेगा। इससे अपन कहते हैं विद्युत वाहक बल का शिखर मान, पीक वैल्यू, है ना। अधिकतम मान को यहाँ क्या कहा जा रहा है? शिखर मान। तो इसको E0 से प्रेजेंट कर दें। फिर से तो देखो, आप वो लिख रहे हो वो भी कोई कम तो है नहीं, आप तो वहीं तक ही छोड़ आना, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों लिख रहा हूँ वो अभी मैं समझा दूंगा, है ना। मेरे लिखने के पीछे तो कुछ अन्य रीजन है, मेरा तो अभी काम डिटेल में जाएगा, वो आपको बता दूं। लेकिन आपको मैंने कहा ये एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में जिसके आ रहा है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल को यहीं स्टॉप कर दे, आगे न समझाए, कोई जरूरत नहीं पड़ रही आगे समझाने की। तो जिसके एग्जाम में आता है वो यहीं रोक दे, उसको आगे करने की जरूरत नहीं है। मैं आगे क्यों कर रहा हूं अभी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो एग्जाम के लिए वहां रोक दिया आपने ना, अब मैं तो आगे चल रहा हूं। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसकी जगह कितना लिख दूं मैं? E0 साइन ओमेगा टी। तो साहब प्रेरित विद्युत वाहक बल को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और समीकरण 3 पर भी आराम से रोक सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है साहब। ये तो आगे साहब प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब प्रेरित धारा, तो सब यदि लूप का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो प्रेरित धारा, मैं आपको पिछले लेक्चर से बताता आ रहा हूं कि सूत्रों में नयापन नहीं होगा, सूत्र वही होंगे जो आपने पहले से धारा विद्युत की में पढ़ रखे हैं। ओम का नियम ही लगेगा, है ना। मैं ग्राफ वगैरह के लिए बोर्ड खाली रख रहा हूं, अब उधर चला जाता हूं। तो प्रेरित धारा कितनी लिख दें साहब? ओम के नियम से I बराबर E/R। E की वैल्यू आप 3 से रख दें, 3 से, है ना। 3 से E की वैल्यू रखेंगे तो I इज इक्वल टू NAB ओमेगा अपॉन R साइन ओमेगा टी। अगेन साइन की अधिकतम वैल्यू +1 होती है, तो सब धारा का अधिकतम मान क्या हुआ? यानी I मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना? NAB ओमेगा अपॉन R। उस I मैक्सिमम जब बोला तो मैंने साइन को +1 रख दिया। इसको अपन लिखते हैं धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्ट है ना, फिर आगे के चैप्टर में समझाएंगे पीक वैल्यू, अभी भी दिखा दूंगा वैसे में। ये धारा का शिखर मान है ना, और वो वोल्टा का शिखर मान। इसलिए प्रेरित धारा को अपन शॉर्ट में लिखें तो इसकी जगह क्या लिख दें? I0। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो साहब पहले मैं पन्ना पलट के सारी बात समझा देता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं, है ना। इक्वेशन नंबर 6। अब साहब पहले मेरी बात को समझें। पहली बात मैंने आपसे कहा, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमिक वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपने पढ़ लिया, सिचुएशन दिखा दी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में आयताकार कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है, नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। किसी क्षण स्मॉल t पर B तथा A के मध्य कोण थीटा हो, है ना, तो थीटा बराबर ओमेगा या ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, यानी थीटा बराबर ओमेगा टी। जब कोण में टी आ गया तो उसी समय हम समझ गए थे कि मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कुंडली के n फेरों से संबद्ध चुंबकीय प्लस एक फेरे से संबद्ध होता तो आप लिखते बी डॉट है, लेकिन n फेर हैं तो आप उसका n गुना कर देंगे। आप फ्लक्स को साफ देंगे, ओमेगा टी लिख रहा है, टी कंटिन्यू चेंज होगा, इसका मतलब फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो डायरेक्ट आपने फेराडे का नियम लगा दिया। फेराडे का नियम वही सामान्य है ना, द्वितीय नियम जो अपन ने बताया था। ये वैल्यू पुट कर दी और सिंपल सा आपने अवकलन कर दिया। अवकलन कर चुकने के बाद आपको ये फॉर्म मिली है ना, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। फिर मैंने कहा साहब साइन की अधिकतम वैल्यू +1 होती है, तो आप साइन को +1 रख दो तो ई मैक्सिमम यानी विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान एन बी ओमेगा आएगा। इसको शिखर मान कह के मैंने E0 रख दिया ये। और यदि लूप का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम से आप सीधा बता दो प्रेरित धारा I बराबर E/R। I की वैल्यू पुट कर ही दी अपन ने है ना। अब स्वाभाविक है यहाँ भी अपन अगर साइन ओमेगा टी को +1 रख देंगे तो ये I की मैक्सिमम वैल्यू जिसे मैंने नीचे लिख दिया। आप देख भी रहे होंगे I की मैक्सिमम वैल्यू को देखें आप है ना, और E की मैक्सिमम वैल्यू को देखें, ये देखें है ना, तो आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा I की मैक्सिमम वैल्यू E की मैक्सिमम वैल्यू से छोटी है। यानी यूं देखें, अगर ये स्टार लगा के लिख देता हूं E0 ग्रेटर देन I0 है ना, ये दिख ही रहा होगा आपको। अब बात को बहुत ध्यान से समझना। प्रेरित विद्युत वाहक बल देखा आपने इक्वेशन 4 या इक्वेशन 3, ठीक है। इधर प्रेरित धारा देखो इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6, 5 और 6। इसमें भी अगर देखें तो साइन ओमेगा टी, इसमें भी देखें तो साइन ओमेगा टी है। अगर कोस ओमेगा टी होता तो भी मेरी बात यही रहेगी जो मैं कहने जा रहा हूं। साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी ये दोनों आवर्ती फलन हैं। अंग्रेजी में बोलें तो पीरियोडिक फंक्शन हैं, और अगर हिंदी में समझाएं तो साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी त्रिकोणमिति में दो ही ऐसे फलन हैं या दो ही ऐसी चीजें हैं जो एक चक्कर के बाद अपने मान को दोहराने लग जाते हैं। जैसे साइन 0 साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0, फिर 90 जोड़ो +1, फिर 90 जोड़ो 0, फिर 90 जोड़ो -1, फिर 90 जोड़ो 0, फिर 90 जोड़ो +1। तो साइन और कोस ये पंखे, घड़ी की सुइयों जैसे अपने पथ का निश्चित समय अंतराल पश्चात दोहरान करते हैं। जैसे सेकंड की सुई है, सेकंड की सुई 60 सेकंड के पश्चात वापस उसी पथ को दोहराने लग जाती है। मिनट की सुई है, 60 मिनट बाद वापस उसी पथ का दोहरान करने लग जाती है। घंटे वाली सुई है, 12 घंटे बाद उसी पथ को दोहराने लग जाती है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति है, 365 से 1/4 दिन बाद वापस उसी पथ को दोहराने लग जाती है। तो सब साइन और कोस भी एक चक्कर के बाद अपने मानों का दोहरान करने लग जाते हैं। जैसे घड़ी की सुइयां, जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी आदि। इसलिए साइन और कोस को हम कहते हैं आवर्ती फलन, मतलब पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि ये अपने मान का हर एक चक्कर के बाद दोहरान करेंगे। इसलिए इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को बोला जाता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। और इस प्रेरित धारा को
बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यानी जो हमारा अगला चैप्टर है वो अगला चैप्टर इसी से जनरेट हुआ है। ये जो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण पढ़ रहे हैं, जिसको हमने एक चक्कर के बाद मान दोहराने के कारण क्या बोला, प्रत्यावर्ती, है ना। विद्युत है तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर एक चक्कर के बाद अपने मान को रिपीट करेगा, दोहराएगा, इसलिए इसका नाम प्रत्येक आवर्ती में, है ना, यानी प्रत्यावर्ती बोल दिया। तो साहब यहां पर इस केस में जो अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये टास्क कर रहे हैं, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बोलते हैं और प्रेरित धारा को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों में या तो साइन होगा या कोस होगा। अगर कोस हो तो भी आपके सेंटेंस यही रहने चाहिए। तो साइन और कोस दोनों आवर्ती फलन है, ये जहां भी होंगे तो समझ जाइए कि मान का एक चक्कर के बाद दोहरान होता है, और जहां एक चक्कर के बाद दोहरान हो तो हिंदी में अगर उसको तोड़ के कहेंगे तो प्रत्येक आवर्ती में, यानी प्रत्यावर्ती में, है ना साहब। तो साहब अगला चैप्टर का नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। हालांकि अगला चैप्टर भी लेट आएगा, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि अगला चैप्टर स्टार्ट इसी टास्क से होगा। तो साहब आपको अब मैं ग्राफ वगैरह बना के दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे तो अगले चैप्टर को 2-4 लेक्चर बाद चालू करना है, 5 लेक्चर बाद चालू करना है, तो मैं तो उस तैयारी से दिखा रहा हूं। जिस बच्चे ने एग्जाम देना है उसको तो मैंने आपको बता दिया ना, उसको यहीं एंड कर देना है ना।